ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कशन करेंगे हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स के ऊपर, उसके बाद रॉल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। राइट, हेनरीज लॉ को डिफाइन किया था कि द अमाउंट ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर। राइट, हेनरीज लॉ को आपने यूं भी डिफाइन किया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। So m is equal to kp, k is a constant term, not Henry's constant, right? और अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात करो तो x is equal to k dash p, x upon k dash that is equal to p, and 1 upon k dash is equal to k dash, kh is equal to p. This is the relation, x into kh is equal to p. So this is another term. तो इनको यही नोट रहने देते हैं जब तक न्यूमेरिकल चले, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सो x is equal to p से क्या रिलेशन निकल के आया? दी p is equal to kh into x. सो इन दोनों का जहां भी यूज होगा हम लोग बात कर लेंगे। राइट, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, N2 गैस को बबल किया गया वाटर के अंदर, सीधी सी बात है, दोनों को मिलाकर क्या तैयार किया गया? सॉल्यूशन। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन एंड द होल फिनोमेना टेक्स प्लेस एट 293 केल्विन, राइट? सो हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजोल्व? कितने मिलीमोल N2 गैस डिजोल्व होगा? तो पहले हम कितने मोल निकाल लेंगे, फिर मोल को मिलीमोल में बदल लेंगे। यानी कितने मोल N2 डिजोल्व होगा किसके अंदर? वाटर के अंदर। कितने मोल N2 डिजोल्व होगा वाटर के अंदर? राइट, डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। सो वाटर है 1 लीटर, राइट? और कितने मोल डिजोल्व होगा? सो दिस इज आवर क्वेश्चन। मोल को फिर मिलीमोल में बदल लेंगे, वो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा हमारे लिए। राइट, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अज्यूम दैट N2 exert ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। N2 exert ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। राइट, ध्यान रखना, STP पर जो प्रेशर होता है वो यही होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में जब प्रेशर यूज करोगे तो यही यूज करना है आपको। राइट, एंड अनदर टर्म इज गिवन, and given that Henry's law constant for N2, the kh for N2 is 76.48 किलोबार। 76.48 किलोबार। डेफिनेटली बार में बदलना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये टर्म बार में है तो इसको भी हम बार में ही बदलेंगे। क्लियर है? आपसे और पूछा। अब ध्यान से आप देखिए हेनरीज लॉ, P is equal to kh into x। सो P है और kh है, यहां से क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। सो P into is equal to kh into x into, राइट? सो x into सो निकालिएगा, P into है और kh है, आपके पास P into है और kh है, यहां से आपके पास क्या सॉल्व हो गया? x into हो गया। होपफुली कवर कर लोगे। अब आप सबको पता है भाई, x/2 निकालने का एक और मेथड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर कंपोनेंट। भाई मोल फ्रैक्शन का तो सीधा सा फॉर्मूला है। राइट, x/2 अभी आपने यहां निकाला है, आपको नहीं किया। राइट, n/2 आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कितने मोल, n/2 आपसे पूछा है, और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि 1 लीटर वाटर है तो आप सबको पता 1000 ग्राम वाटर है, और 1000 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मोल्स, प्योर वाटर की डेंसिटी 1 होती है, ध्यान रखिएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 55। सो x/2 आपके पास है, n/2 आपको निकालना है, और NH2O इज 55.5। द पॉइंट इज क्लियर? ये जो आएगा ये आपके पास मोल आएगा, यानी 2 मोल पर लीटर। आपको मोल को मिली मोल में बदलना है तो यू शुड मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ भाई मोल को मिली मोल में बदलोगे, लीटर को मिली लीटर में बदलोगे तो
क्लियर हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई। सो प्रॉब्लम्स होगा तो हम बात कर लेंगे, कैलकुलेशंस खुद करिए, आप लोग रास्ता तय कीजिए कि भाई किस तरीके से आपको सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है। पॉइंट इज क्लियर। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, H2S ए टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल। आप एनसीईआरटी को फॉलो करते जाइए, सभी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है। H2S a toxic gas with rotten egg-like smell is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water, मामला H2S का प्लस में वाटर टू गिव सॉल्यूशन। क्वेश्चन के गिवन डाटा को बहुत अच्छे से लिख लीजिए, राइट। एंड इफ द solubility of H2S in water is 0.195 मोलैरिटी, ध्यान दीजिएगा, सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, राइट, सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज 0.195 स्मॉल m। आप स्मॉल m को बहुत अच्छे से समझते हो, दैट इज मोलैलिटी। इट मीन्स 0.195 मोल्स of H2S in 1000 gram water. This is the point. Clear है? And calculate Henry's law constant. फिर से आपका ये फॉर्मूला P is equal to KH into X। आपसे पूछा क्या है? Henry's law constant आपसे पूछा है। मामला रुक गया प्रेशर के ऊपर। प्रेशर HTP पर 0.987 बार। प्रेशर क्लियर है। मामला आगे किस पे रुका? x के ऊपर। सो x किसका निकालना है, क्योंकि प्रेशर भी आप H2S का निकाल रहे हो, KH भी H2S का ही पूछा है, x भी H2S का ही निकालना है। x H2S नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S गिवन फॉर यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गिवन फॉर यू, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज 1000 अपॉन 80 given mass, that is 55.5। क्लियर पॉइंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ के आराम से सॉल्व करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज गिवन, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर। CO2 प्लस 500 मिलीलीटर। एक्चुअली ये कह रहा है कि 500 मिलीलीटर सोडा वाटर है। आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, तो मैंने वाटर भी 500 मिलीलीटर लिख दिया। ये आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी चीज के अंदर दूसरा चीज डिजोल्व करते हो तो उससे वॉल्यूम चेंज नहीं होता भाई। क्यों नहीं होता? कि डिजोल्व होने वाले पार्टिकल लिक्विड के बीच में जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। तो वाटर 500 मिलीलीटर है तो सॉल्यूशन भी 500 मिलीलीटर है, आपको पता होना चाहिए, राइट। आपके पास 1 लीटर पानी है और उस 1 लीटर पानी में आपने 20 ग्राम शुगर डिजोल्व कर दिया। मास तो बढ़ जाएगा लेकिन सॉल्यूशन अभी कितना है? 1 लीटर। ये क्योंकि शुगर जो है वो कहाँ चला गया? वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस था, वहां चला गया। इसका मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड अभी उतना ही है जितना पहले था, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, आप सबको पता होना चाहिए। अब मामला आ गया भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, राइट। सो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500। कितना CO2 डिजोल्व करेंगे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, राइट। 500 मिलीलीटर सोडा वाटर में व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेरिक CO2 प्रेशर। सो प्रेशर ऑफ CO2 एंड दैट इज 2.5 atmospheric CO2 pressure. This is your part, right? Okay. And Henry's law constant for CO2 in water. Henry's law constant for CO2 in water, that is given 1.67 into 10 raised to power 8 Pascal. 10 raised to power 8 पास्कल। सो एटमॉस्फेरिक को भी पास्कल में बदलिए और ध्यान रखिए छोटी छोटी चीजें हैं, +1 में बहुत बड़ी हैं। 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। 1 एटमॉस्फेरिक
इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अब मामला फिर से बहुत आसान हो गया। PCO2 है आपके पास, KHCO2 है आपके पास। इसका मतलब यहां से आपके पास PCO2 है और KH है, XCO2 आ जाएगा। क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? PCO2 इज इक्वल टू KH for CO2 into X for CO2. So pressure of CO2 is given, KH for CO2 is given. So यहां से आपके पास क्या आ गया? XCO2 आ गया। XCO2 आते ही आप सबको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, राइट। अब मामला आ गया XCO2 तो है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अभी कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 500 मिलीलीटर वाटर, डेंसिटी 1 होती है 500 ग्राम वाटर। सो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, सो डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहां से क्या आ गया आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गया। लेकिन पूछा है कि क्वांटिटी, क्वांटिटी जनरली मास के रूप में लिखते हैं, तो फिर देखिए भाई नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 यहां से आएगा, गिवन मास आपसे पूछा है और मोलर मास CO2 का 44 ग्राम पर मोल होता है। होपफुली क्वेश्चन क्लियर फॉर यू, आप लोग करिएगा इसको भी। दैट्स ऑल। NCERT एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 13, हेनरीज लॉ। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन containing 6.56 into 10⁻⁻² ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। ध्यान रखना, एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में क्या डिजोल्व किया गया है? इथेन डिजोल्व किया गया है, राइट। और ये कह रहा है भाई कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर इथेन का जो प्रेशर है, राइट, इथेन का जो प्रेशर है दैट इज 6.56 into 10⁻⁻² ग्राम इथेन डाला तो 1 बार प्रेशर है, प्रेशर इज 1 बार। और कितना अमाउंट डाला? मास इज गिवन, दैट इज 6.56 into 10⁻⁻² ग्राम इथेन डाला है। क्लियर हो गया? कितना इथेन डाला? 6.56 into 10⁻⁻² ग्राम इथेन डाला। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, यानी उस कंडीशन में जितना घुलना था उतना घुल गया है, राइट। प्रेशर यहां पर कितना एग्जर्ट कर रहा है? 1 बार प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। सो दिस इज मास। आगे क्या कह रहा है भाई? इफ द सॉल्यूशन कंटेन 5 into 10⁻⁻² ग्राम इथेन, अगर इस सॉल्यूशन में 5 into 10⁻⁻² ग्राम इथेन होता, इथेन, तो ये कह रहा है फिर कितना प्रेशर है? तो आप जनरल टर्म्स में चले जाइए। हेनरीज लॉ का फर्स्ट टर्म मास इज इक्वल टू Kp। के तो कांस्टेंट है क्योंकि सेम गैस सेम सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व है। सो M इज इक्वल टू Kp। सो मास कितना डिजोल्व हुआ? 6.56 10⁻⁻²। के कांस्टेंट है और प्रेशर 1 बार है। क्लियर? यहां पर बोलिए M इज इक्वल टू Kp। M कितना? 5.00 into 10⁻⁻²। K इज कांस्टेंट है, प्रेशर आपको निकालना है। स्टेप में इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये, K से K कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर आपका इस टर्म में आ जाएगा। क्लियर पॉइंट? ओके। NCERT एक्सरसाइज 35th क्वेश्चन। हेनरीज लॉ कांस्टेंट for the molality of methane in benzene, methane CH4 in benzene C6H6, and the resultant will give solution, right? And the Henry's law constant KH is given, that is 4.27 into 10⁻⁵, 4.27 into 10⁵, right? mm of Hg, mm of Hg. So Henry constant is given, right? Calculate the solubility of methane in benzene. solubility निकालनी, तो solubility मोल फ्रैक्शन के क्रम में निकाल लीजिए। solubility, right?
अंडर 760 mm ऑफ Hg, जहां पर प्रेशर मीथेन कितना लगा रहा हो 760 mm ऑफ Hg। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप सबको पता है P इज इक्वल टू KH इंटू X। सो प्रेशर इज गिवन, KH is given, so you can calculate the value of X. This is another question of Henry's law. Hopefully the points are clear, right? तो बहुत छोटे छोटे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स के लिए करना क्या है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, गिवन डाटा को अच्छे से मेंशन कीजिए और फिर आप ये देखिए कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। वो गैस इन लिक्विड है तो वो हेनरीज लॉ पे बात करिए आप कैसे पता चलेगा न्यूमेरिकल किस टॉपिक से है? जरूरी थोड़ी है हेनरीज लॉ का जिक्र ही करे, लेकिन गैस इन लिक्विड है, आप हेनरीज लॉ के ऊपर चले जाइए। क्लियर है? अब हम रॉड्स लॉ के ऊपर बात करते हैं। समझ लीजिए थोड़ा सा रॉड्स लॉ को फिर से, कि दो लिक्विड ए और बी को मिक्स किया, तो ये वो दोनों लिक्विड फॉर्म में है और ये मान लीजिए वहां उनका वेपर फॉर्म में, राइट? क्योंकि रॉड्स लॉ तो वेपर्स के बारे में ही बात करता है, उसी पॉइंट को लेकर बात करेंगे, राइट? तो हम सबको पता है भाई कि इन दोनों रिलेशन के अंदर पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट के एक्स। पी ए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पी नॉट ए प्योर कंपोनेंट ए और बी का वेपर प्रेशर, एक्स ए मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, एक्स बी मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। यहां पर मोल फ्रैक्शन कितना है ध्यान रखना, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्वेश्चन इसी में ज्यादा कंफ्यूजन है, एक्स ए और एक्स बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। द पॉइंट इज क्लियर, राइट? और आप सबको ये भी पता है भाई कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी। So the point is clear. So I mentioned these points here. कि PA is equal to P naught XA और PB is equal to P naught B XB, and that is according to Rod's law. XA मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A in solution, सॉल्यूशन में बात हो रहा है क्योंकि यहाँ दो चीजें हैं, सॉल्यूशन और वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, राइट? और हम सबको ये भी पता है P total is equal to PA plus PB and P total is equal to P naught AXA plus P naught BXB। ये हमने किया। अब मामला आता है भाई, क्योंकि वेपर फेज में अब आप सबको पता है यहां पर A का वेपर बना है और यहां का किसका बना है, B का बना है, तो फिर हमसे लिख लेते हैं भाई P total is equal to PA plus PB, और इसके लिए हमने सहारा लिया किसका, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर है? अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है उसको समझिए ध्यान से, कि दो नॉन रिएक्टिंग गैसेज को अगर हम सेम वॉल्यूम के कंटेनर में डाल देते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो फिर जो टोटल प्रेशर है वो उन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। ये प्लस वन में बहुत पढ़ा है, तो अभी इसको यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, आप सबको पता है भाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, पी वी, क्योंकि गैसेज है वेपर्स है तो फिर सीधा सा बात है आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हो, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट? पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन बी, आर गैस कांस्टेंट, टी एट गिवन टेम्परेचर, और वॉल्यूम सेम रखना है, उसी वॉल्यूम के कंटेनर में शिफ्ट करना है। सो पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन बी, पी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी अपॉन बी। रिलेशन डेरिवेशन का कोई रोल नहीं है भाई, वो नहीं पूछा जाएगा तुमसे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, प्लस वन में पढ़ा है। सो आप सबको पता है भाई पी टोटल पी ए प्लस पी बी, सो एन ए आर टी अपॉन बी प्लस एन बी आर टी अपॉन बी, आर टी अपॉन बी कॉमन ले लीजिए, सो एन ए प्लस एन बी, सो पी ए अपॉन पी टोटल, पी ए अपॉन पी टोटल, सो पी ए अपॉन पी टोटल, सो आर टी अपॉन बी से आर टी अपॉन बी कैंसिल, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब ध्यान दीजिएगा भाई, आपको ये तो मोल फ्रैक्शन है, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन अब सॉल्यूशन में नहीं है,
ये वेपर फेज में है, सो मैं इसको एक्स ना लिख के वाई लिख देता हूँ। पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इज इक्वल टू वाई। एक्स ए मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन एंड वाई ए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। बहुत सारे न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछा गया है, तो फिर हम क्या लिख देते हैं भाई, पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए, पी बी इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए। वाई एंड वाई बी आर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एंड एक्स एंड एक्स बी मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ये कहानी अगर आपको पता है, ये सब चीज आपको समझ में आ गया, तो फिर आपके लिए न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है भाई। समझ में आ गया? क्योंकि न्यूमेरिकल तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को ही बढ़ाते हैं। न्यूमेरिकल्स करोगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, पोर्शन क्लियर है। तो चलिए न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं। ओके, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 2.5 क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mm of Hg रेस्पेक्टिवली। यानी दो सॉल्यूशन हैं, एक तो क्लोरोफॉर्म है और एक डाइक्लोरोमीथेन है, CH2CH, और दोनों से मिलके क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इसको आप A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब बात आता है भाई कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। तो क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर P नोट है, P नोट CH CH3, ये लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज 200 mmHg, 200 mm of Hg and P नोट CH2Cl2 दैट इज 415 mm of Hg। न्यूमेरिकल आपके सामने होना चाहिए, mm of Hg। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, P टोटल आपसे पूछा है, राइट। एंड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, 25.5 ग्राम, 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म इन 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। सो दिस इज मेंशन्ड एज ए एंड इट इज मेंशन्ड एज बी। रिक्वायर होगा तो कर लेंगे हम, उस चीज के बारे में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो क्या क्या पूछा है भाई, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, P टोटल पूछा है, और दूसरा पूछा है भाई एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। हमसे क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, YA और YB, ये दो चीजें भी आपसे पूछी। तो सीधा सा मामला भाई, अब बहुत आसान सा मामला, YA अगर पूछा है तो P टोटल आप चेक कीजिए, और P, दो चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब है कि हमारे पास सीधा सा रिलेशन है, YA निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, PA को किससे, P टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। YB अगर आपसे पूछा है तो PB को P टोटल से डिवाइड करना है। अब आ जाए क्वेश्चन, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, PA P नॉट ए XA, PB P नॉट B XB। क्लियर है? सो P नॉट ए प्योर कंपोनेंट एक राइट, P नॉट B प्योर कंपोनेंट एक और एक, X और X भी निकालना है। पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लो, Na गिवन मास अपॉन मोलर मास, Nb निकाल लीजिए गिवन मास और अपॉन मोलर मास, और Na Nb आते ही Xa निकालिए नंबर ऑफ मोल ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, Xb निकालिए नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। सफिशिएंट है हिंट, न्यूमेरिकल खुद करिए भाई, न्यूमेरिकल भी अगर मैंने करा दिया तो फिर पढ़ाना बेकार है, इस बात को समझ लीजिए आप, राइट। ठीक है, फेस टू फेस नहीं है हम, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वरना हिंट भी नहीं देता।
क्लियर है ये चीज? क्लासरूम में हिंट नहीं दिया जाता है, ये बात आप सबको पता है, आप खुद को तय करना है न्यूमेरिकल्स कैसे निकलेगा, राइट? ओके, तो फिर क्लियर है हमारे पास पी नोट एक्स से आ गया, पी नोट बी एक्स से आ गया, दोनों आते ही हमारे पास पी टोटल आ गया, राइट? अब पी टोटल आते ही हमारे पास एक पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट हमसे क्या पूछा है? वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। फॉर्मूला क्लियर है, राइट? अब हमारे पास वाई ए निकालने के लिए पी ए और पी टोटल, पी ए पी नोट एक्स है और पी टोटल निकाला ही आपने, वाई बी पी बी पी नोट बी एक्स बी, या निकाला है टोटल यहाँ पर है। और फुली द क्वेश्चन इज क्लियर। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, अच्छे से गिवन डाटा लिखिए और सब कैलकुलेशंस के लिए जो भी आपको रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT in text question 2.8. The vapor pressure of pure liquid A and B. Now two liquids A and B and they give solution. Right? The vapor pressure of pure liquid A and B. So pure liquid A, the vapor pressure of pure liquid A, P naught A, that is 450 mm of Hg. 450 mm Hg. Right? And vapor pressure of pure component B 700 mm Hg at given temperature P naught B 700 mm Hg. Right? And both are at 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixture. इस लिक्विड मिक्सचर की कंपोजिशन यानी मिक्सचर के अंदर A कितना है और B कितना है, यानी XA निकालना है और XB निकालना है, राइट? If the total pressure is and P total, so P total means the solution, P total is equal to 600 mm of Hg, 600 mm of Hg, ये आ रहा है क्वेश्चन। पूछा क्या है? कैलकुलेट फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी इस लिक्विड मिक्सचर में कंपोजिशन कौन कितना है, इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन और इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड आउट द कंपोजिशन इन वेपर फेज, यानी एक्स और एक्स भी निकालना है और वाई ए और वाई बी भी निकालना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, राइट? पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। मामला कहाँ आके हो गया? पी टोटल गिवन है, पी नोट ए गिवन है, पी नोट बी गिवन है, एक्स बी और एक्स बी गिवन नहीं है। आप एक को खत्म कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। क्लियर है? अब पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, एक्स ए की जगह क्या रख दें? 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब आप समझते जाइए, क्लियर है मामला? अब क्या होगा भाई? पी टोटल आपके पास गिवन है, पी नोट है आपके पास गिवन है, पी नोट भी आपके पास गिवन है, केवल एक टर्म अननोन है, वो क्या है? एक्स बी। एक्स बी आ गया तो भाई अब आपके पास क्या आ गया? एक्स आ गया। लिक्विड मिक्सचर में दोनों का कंपोजिशन। अब हमसे पूछा है वेपर फेज में दोनों का कंपोजिशन। आप सबको पता है भाई कि पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए, राइट? पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए। वाई ए यहाँ पूछा है, पी टोटल क्वेश्चन में गिवन है कितना? 600। और पी ए निकालने के लिए पी नोट ए और एक्स ए, पी नोट ए गिवन है और एक्स ए आगे आपने निकाला है। क्लियर है? सिमिलर पी बी इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई बी। वाई बी पूछा है, पी टोटल 600 है, पी बी पी नोट बी एक्स बी, पी नोट बी गिवन है, एक्स बी आप कर लोगे। Hopefully the question is clear. Okay. NCERT exercise, chapter end exercise and question number 16. Heptane and octane form an ideal solution. आइडियल के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक आइडियल ही है, लेकिन अभी आप हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। सो इट इज हेप्टेन प्लस ऑक्टेन और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्वेश्चन इज क्लियर? ओके। द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 किलो पास्कल। इसको आप ए मान लीजिए। सो इसका वेपर प्रेशर पी नोट है, दैट इज 105.2।
105.2 किलो पास्कल, राइट। और इसको आप बी मान लीजिए, और इसका वेपर प्रेशर पी नॉट बी दैट इज गिवन, इट इज 46.8 किलो पास्कल, 46.8 किलो पास्कल, दिस इज द डाटा गिवन, राइट। सो व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर कितना होगा, इसका मतलब पी टोटल हमसे पूछा है, राइट। और कब, व्हेन 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन, 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन इज एडेड इनटू 35 ग्राम ऑक्टेन। देखिए कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, क्वेश्चन जो कहता जा रहा था वो लिखता जा रहा हूं, क्लियर है मामला। अब आ जाइए आपको पी टोटल के ऊपर, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, सो पी ए इज पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, दिस इज पी टोटल। होपफुली पी टोटल पूछा है, पी नॉट ए गिवन है, पी नॉट बी भी गिवन है, राइट। मामला आगे किसका रह गया, कोई भी स्टूडेंट 26 ग्राम हेप्टेन को 30 ग्राम ऑक्टेन में डाला है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, राइट, गिवन मास 26 ग्राम एंड हेप्टेन का फॉर्मूला C7H16, बोलो निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, राइट। एन बी गिवन मास 30 एंड ऑक्टेन का फॉर्मूला CaH18, दोनों का नंबर ऑफ मोल आ गया, तो मोल फ्रैक्शन एक्स का निकालिए, इसका मोल अपन टोटल मोल, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना एक्स बी, इसका मोल अपन टोटल मोल, हो आपका डाटा क्लियर। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर, राइट, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, राइट, एंड क्वेश्चन नंबर 36 इज 100 ग्राम ऑफ लिक्विड, 100 ग्राम is added dissolved in 1000 ग्राम of liquid B, 1000 ग्राम of B, right, and A का मोलर मास 140 है, तो इसका WA भी लिख लो, 100 ग्राम है और मोलर मास इसका 140 है, लिख लिया, नंबर ऑफ मोल का जरूरत तो पड़ता ही है, राइट। दूसरी तरफ 1000 ग्राम बी में डाला, ये 36 क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, राइट। मोलर मास 180 है, सो डब्ल्यू बी गिवन है 1000 ग्राम और एम बी दैट इज 180 ग्राम पर मोल, राइट। सो द मोलर मास इज ग्राम पर मोल, दिस इज योर पॉइंट, राइट। नेक्स्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड वाज फाउंड, प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर 500 टॉन है, कोई बात नहीं, किसी भी टर्म में हो, पी नॉट बी 500 टॉन, जब तक यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े तब तक नहीं करना है, राइट, ओके। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, हमसे क्या पूछा है, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर पूछा है, राइट। और क्या पूछा है भाई, पढ़िए, एंड इट्स वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, इसका मतलब हमसे पी पूछा है, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर प्योर है तब और सॉल्यूशन में है तब, राइट। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 475 टॉन एंड पी टोटल इज इक्वल टू 475 टॉन, सो फिर वही से शुरू कर दो कहानी, पी टोटल इज इक्वल टू 475 टॉन, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी दैट इज 470, क्लियर हो गया, ओके। एक्स से आपके पास आ जाएगा गिवन मास मोलर मास नंबर ऑफ मोल, गिवन मास मोलर मास नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, मोल फ्रैक्शन, एक्स से आ गया, एक्स बी आ गया, पी नॉट ए आपसे पूछा है, पी नॉट बी गिवन है, क्लियर है मामला। तो पहली चीज आपके पास क्या आ गया है, यहां से पी नॉट ए आपके पास आ गया। अब आप सबको पता है पी ए पूछा है, पी ए का फॉर्मूला पी नॉट एक्स है, इसके लिए तो रोल्स लॉ भी बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं आपके सामने। 38th क्वेश्चन,
एंड 38 क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट। बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आइडियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोल्यूइन, यानी बेंजीन प्लस टोल्यूइन दोनों को मिला के हमने सॉल्यूशन बनाया, राइट। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोल्यूइन, इसको आप ए मान लो और इसको आप क्या मान लो, बी। सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दैट इज पी नॉट ए, राइट। 50.71 mm of Hg, right, and vapor pressure of pure toluene 32.06, P not B 32.06 mm Hg. The point is clear. Calculate the mole fraction of benzene in the vapor phase. बेंजीन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में आप निकालना है, तो वही ये निकालना है, राइट। और कब, व्हेन 80 ग्राम ऑफ बेंजीन, 80 ग्राम बेंजीन को डिसोल्व किया गया किसके अंदर है, 100 ग्राम टोल्यूइन के अंदर, 100 ग्राम टोल्यूइन के अंदर। क्लियर है बेटा। तो अब मामला आ गया, आपसे क्या पूछा भाई कि कैलकुलेट द वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज। सो वाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपके पास फिर से फॉर्मूला है, PA इज इक्वल टू P टोटल इंटू वाई। क्लियर हो गया, वाई आपसे पूछा है। अब मामला आगे हो गया किसके ऊपर, PA और P टोटल। PA निकालने के लिए आप लोग P नोट ए एक्से लगाइएगा, P नोट ए गिवन है, राइट, और एक्से दोनों के नंबर ऑफ मोल। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, राइट, दैट इज ए। क्लियर। और टोल्यूइन का फॉर्मूला C7 एंड H8। क्लियर हो गया। ये दिस इज बेंजीन, राइट। हर कोने पर एक कार्बन है और हर कोने पर एक हाइड्रोजन है। और टोल्यूइन बनाना है तो यहां से हाइड्रोजन हटाइए आप और उसके साथ CH3 जोड़िए। इसका मतलब आपने 2 हाइड्रोजन जोड़ा, क्योंकि एक तो निकाला ही था और एक कार्बन जोड़ा है। सो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, दिस इज द टोल्यूइन, राइट। अब मामला कहां के रुक गया, अब PA आपसे पूछा है तो आप सबको पता है भाई PA की जरूरत है, दैट इज P नॉट एक्स, राइट। P नॉट आपको पता ही है। एक्से निकालने के लिए पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका मोल अपॉन टोटल मोल, इसका मोल फ्रैक्शन, इसका मोल अपॉन टोटल मोल, इसका मोल फ्रैक्शन। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर, राइट। तो अब आपके पास क्या आ गया, P आ गया। P टोटल क्या करोगे, PA प्लस PB से निकल जाएगा। तो आप अलग अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। PA निकालिए, PB निकालिए और उसके बाद क्या निकाल लीजिए, P टोटल निकाल लीजिए, PA प्लस PB कैलकुलेशन हो जाएगा। अब आपके पास क्या क्या आ गया, देखिए P आ गया और P टोटल आ गया। आप क्या निकाल सकते हो, वही निकाल सकते हो। The point is clear, okay? So these are the simple numericals related to रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ और हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात किया, और भी हम बहुत करेंगे जैसे जैसे कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन आप इतना न्यूमेरिकल कर लोगे तो इसका मतलब है कि आपका टॉपिक को लेकर अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो गया है। इसके बाद बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी। तो आज का क्लास में सभी क्वेश्चन जिनके बारे में हमने बात किया, रॉड्स लॉ और हेनरीज लॉ, उन क्वेश्चंस को लेक्चर के तुरंत बाद अच्छे से पढ़ोगे, गिवन डाटा लिखोगे, रास्ता आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पैरेलल में आप लोग सभी फॉर्मूलाज लिख लीजिएगा, राइट। जब आप बार बार फॉर्मूला यूज करोगे तो फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। फॉर्मूला को क्रैमिंग करने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला को बार बार अप्लाई कीजिए। कहाँ अप्लाई करोगे, न्यूमेरिकल्स में। जब फॉर्मूला बार बार न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है। इस पर क्रैमिंग नहीं करना है, आपको अप्लाई करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके।